देखिए, किसी भी चुनाव का नतीजा वो सिर्फ हार जीत का ऐलान नहीं है। असल में वो तो जनता की उम्मीदों, उनकी शिकायतों का एक कच्चा चिट्ठा होता है। तो आज हम मिजोरम के एक विधानसभा क्षेत्र आइजुल साउथ 3 इसके चुनावी नतीजों की एक फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर कैसे महज कुछ हजार वोटों का एक छोटा सा अंतर भी हमें बेहतर गवर्नेंस के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। तो हमारा पूरा विश्लेषण, हमारा फोकस इसी जगह पर है, आइजुल साउथ 3। आप इसे एक पॉलिटिकल लैब की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसी लैब जहां हम वोटर्स की उम्मीदों और जमीन की जो हकीकत है उसके बीच के मुश्किल रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारी पूरी पड़ताल की बुनियाद एक ही सोच है कि चुनाव सिर्फ एक पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल में यह गवर्नेंस के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। हर एक वोट एक डेटा पॉइंट है, एक सिग्नल है। यह बताता है कि लोगों को क्या चाहिए, वो किस बात से नाराज हैं और एक बेहतर कल के लिए उनकी उम्मीदें क्या हैं। तो इस विश्लेषण में हमारा सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम मिजोरम की पॉलिटिकल जमीन को समझेंगे। इसके बाद 2023 के मैंडेट की एनाटॉमी को देखेंगे। फिर पिछले 7 टर्म्स की जो चुनावी याददाश्त है उस पर नजर डालेंगे। उसके बाद लोगों से दोबारा जुड़ने का एक ब्लूप्रिंट देखेंगे और आखिर में हम पॉलिटिक्स से आगे बढ़कर गवर्नेंस के असली मकसद पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, मिजोरम की राजनीतिक जमीन। देखिए, सीधे नंबर्स में जाने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि इस क्षेत्र के लोग हैं कौन, उनकी पहचान क्या है, कल्चर कैसा है, उनकी सोच क्या है। तो सवाल यह है कि आइजुल साउथ 3 के लोग हैं कौन। देखिए, ये एक घनी आबादी वाला शहरी इलाका है। यहाँ करीब 92% आबादी मिजो एसटी है और लगभग 94% क्रिश्चियन। यहाँ की लिटरेसी रेट वो तो कमाल की है, 98.4%। और हाँ, आबादी में युवाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ के वोटर पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं और अपनी कल्चरल जड़ों से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पड़ाव पर, 2023 के मैंडेट की एनाटॉमी। अब हम उन नंबर्स को देखेंगे जो इस चुनाव की पूरी कहानी बयां करते हैं। तो कहानी शुरू होती है इस नंबर से, 22,631। इस चुनावी मैदान में इतने ही कुल मतदाता थे। इन्हीं के हाथ में फैसला लेने की ताकत थी और उन्होंने अपनी इस ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। 86.85%। इतना जबरदस्त वोटर टर्नआउट साफ बताता है कि यहाँ के लोग डेमोक्रेसी को लेकर कितने ज्यादा सजग और एंगेज्ड हैं। लेकिन इस पूरे मुकाबले का नतीजा वो तय हुआ सिर्फ 1414 वोटों के छोटे से अंतर से। अब ये कोई बहुत बड़ी एक तरफा जीत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक बटे हुए जनादेश की कहानी है। तो ये छोटा सा मार्जिन, ये हमें वोटर की आवाज के बारे में क्या बताता है? ये बताता है कि वोटर्स के बीच एक गहरा बंटवारा था। वो किसी एक पार्टी के पीछे आंखें बंद करके खड़े नहीं थे, नहीं, बल्कि उनकी आवाज में एक चेतावनी छिपी थी कि किसी भी पार्टी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये हैं आखिरी नतीजे। जेडपीएम के उम्मीदवार बेरिल बनाया है संगी, उन्हें मिले 9,370 वोट और दूसरी तरफ एमएनएफ के उम्मीदवार एफ लालुन्नुमाविया, जो उस वक्त के विधायक भी थे, उन्हें मिले 7,956 वोट। वोट शेयर में देखें तो करीब करीब 7% का फर्क था और इसी फर्क ने वो 1,414 वोटों का गैप बनाया। तो सवाल ये उठता है कि इन नतीजों के पीछे वोटर्स की सोच क्या थी, उनके असली मुद्दे क्या थे। हमारी पड़ताल बताती है कि सबसे बड़ी चिंता वो थी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी युवाओं में बेरोजगारी। इसके ठीक बाद नंबर आता था सड़कों और डेवलपमेंट जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। फिर करप्शन और गवर्नेंस भी एक बड़ी चिंता थी। और हाँ, इनके साथ साथ रेफ्यूजी का मुद्दा और ड्रग्स जैसी समस्याएं भी लोगों के दिमाग में थीं। लेकिन देखिए, डेटा को एक इंसानी चेहरा देना भी उतना ही जरूरी है। एक 19 साल के वोटर का यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हमें एक करप्शन फ्री सरकार चाहिए। अब ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं है, ये एक जोरदार मांग है। ये उस नौजवान पीढ़ी की आवाज है जो अब सिर्फ वादों से बहलने वाली नहीं है। ये चार्ट वोटर्स की प्रायोरिटीज को और भी साफ कर देता है। 50% लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? युवाओं का रोजगार, 30% के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और 20% के लिए साफ सुथरा शासन यानी क्लीन गवर्नेंस। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये मुद्दे किसी एक पार्टी के नहीं हैं, ये सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। और यहीं पर डेमोक्रेसी की असली खूबसूरती नजर आती है।
जब आइजोल का एक वोटर बेरोजगारी पर या करप्शन पर सवाल खड़ा करता है तो वो सिर्फ शिकायत नहीं कर रहा होता, नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वो एक बेहतर गवर्नेंस की नींव डाल रहा होता है। इसी को कहते हैं सूचना पर आधारित और जिम्मेदार पब्लिक स्पीच, जो राष्ट्र की गरिमा को बढ़ाती है। चलिए अब तीसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं, 7 टर्म्स की चुनावी याददाश्त। ये समझना जरूरी है कि 2023 का नतीजा क्या बस एक अचानक हुई घटना थी या ये किसी बड़े ट्रेंड, किसी बड़े बदलाव का हिस्सा था। इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। तो इतिहास को देखें तो एक बात साफ है, ये सीट कभी किसी एक पार्टी का किला नहीं रही। 1998 से 2013 तक यहां कांग्रेस का दबदबा था। फिर 2018 में एमएनएफ ने इस ट्रेंड को तोड़ा और सीट अपने नाम की। और फिर 2023 में जीपीएम की एक नई लहर आई जिसने पूरी राजनीति की दिशा ही मोड़ दी। ये कहानी एक ऐसे जागरूक वोटर की है जो किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि परफॉर्मेंस के आधार पर अपना फैसला लेता है। जरा इस चार्ट पर ध्यान दीजिए, ये एमएनएफ के वोट शेयर का उतार चढ़ाव दिखा रहा है। 2018 में जब वो जीते थे तब उन्हें 43.47% वोट मिले और 2023 में जब हारे तो वोट शेयर था 40.48%। फर्क सिर्फ 3% का, लेकिन राजनीति में यही छोटा सा फर्क हार और जीत के बीच की लकीर खींच देता है। तो ठीक है, एनालिसिस से अब एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा पड़ाव, जमीन से दोबारा कनेक्ट होने का ब्लूप्रिंट। क्योंकि देखिए, डेटा का असली मकसद सिर्फ प्रॉब्लम को समझना नहीं होता, बल्कि उसका सॉल्यूशन खोजना होता है। ये स्वॉट एनालिसिस एमएनएफ के लिए स्ट्रेटेजिक तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देता है। उनकी ताकत, पिछला कार्यकाल, उम्मीदवार की पढ़ी लिखी प्रोफाइल। कमजोरी, हार के बाद जनता से बढ़ता हुआ डिस्कनेक्ट और जॉब क्रिएशन में नाकामी। मौके भी थे, जैसे एनडीए अलायंस के जरिए सेंटर से फंड्स लाना, लेकिन खतरा भी था, जेडपीएम का बढ़ता हुआ असर और एंटी इनकम्बेंसी अपील। तो वापसी का प्लान क्या हो सकता है? ये रहा एक 90 दिन का एक्शन प्लान। पहले 30 दिन यानी D90 से D60 पूरी तरह से लोगों को सुनने, उनकी समस्याएं समझने और अपना डेटाबेस ठीक करने पर फोकस होना चाहिए। अगले 30 दिन एक नया नैरेटिव बनाने के लिए हैं, एक ऐसी कहानी जो डेवलपमेंट और जॉब्स पर टिकी हो। फिर अगले 15 दिन जमीन पर हाई विजिबिलिटी मोबिलाइजेशन यानी रैलियां, डोर टू डोर कैंपेन। और आखिरी के 14 दिन मीडिया से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक हर मोर्चे पर आखिरी स्प्रिंट लगाना होगा। हाँ, लेकिन इस पूरे एक्शन प्लान में एक बात का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। आज के डिजिटल जमाने में वोटर्स तक पहुंचने के तरीके बदल गए हैं, पर एक असरदार कैंपेन हमेशा वोटर की प्राइवेसी का सम्मान करता है। हर तरह का डिजिटल कम्युनिकेशन भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के हिसाब से ही होना चाहिए। मतलब वोटर की सहमति और उनके डेटा की सुरक्षा ये सबसे ऊपर है। और अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं, राजनीति से परे मकसद, गवर्नेंस का असली लक्ष्य। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यहीं पर है। अंत में ये पूरा एनालिसिस एक बहुत ही सीधी सी सच्चाई पर आके रुकता है। सटीक डेटा, प्रिसिजन डेटा, ये सिर्फ चुनाव जीतने का एक टूल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए लोगों का भरोसा कमाने का एक जरिया है। वो 1414 वोटों का छोटा सा फासला, बेरोजगारी की वो गहरी चिंता, करप्शन के खिलाफ उठती वो आवाज, ये सब मिलकर एक ही बात कह रहे हैं कि जनता को अब सिर्फ वादे नहीं चाहिए, उन्हें नतीजे चाहिए। और उस भरोसे को बनाने का सबसे ताकतवर जरिया आज डेटा ही है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0844 1602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।